अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे टीसीपी आईपी के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर हम लोग टीसीपी आईपी का मोस्टली इंट्रोडक्शन जो है वो बात करते हैं उसकी। टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक सेट है प्रोटोकॉल्स का जो कंप्यूटर नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करने में यूज़ होता है, यानी एक ऐसा सेट है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली इंटरनेट पे। अब ये प्रोटोकॉल्स डाटा को पैकेटाइज करते हैं, उनकी राउटिंग को हैंडल करते हैं और एंड टू एंड कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं। टीसीपी आईपी का यूज़ जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क से लेकर हमारे जो ग्लोबल इंटरनेट तक का लेवल होते हैं वहाँ पर होती है, ठीक है। फिर टीसीपी आईपी के कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसकी सबसे पहली करैक्टरिस्टिक की बात करें तो इंटरऑपरेबिलिटी आ जाती है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि प्रोटोकॉल जो है ये अलग अलग सिस्टम्स और डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज्ड और पॉसिबल बनाते हैं, यानी एक ही सिस्टम पर नहीं बल्कि अलग अलग सिस्टम और डिवाइसेस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है उस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करते हैं, उस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं हमारी ये जो टीसीपी आईपी की करैक्टरिस्टिक्स है इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब है कि टीसीपी आईपी बेस्ड डिवाइस है, चाहे वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर हो, एक दूसरे के साथ सीमलेसली कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी सेकंड करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो आ जाती है स्केलेबिलिटी। अब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्केलेबल है, मतलब ये कि इन्हें स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क से लेकर ग्लोबल इंटरनेट तक हर लेवल पर यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब है कि टीसीपी आईपी नेटवर्क को ईजिली एक्सपैंड किया जा सकता है और नए डिवाइसेस और नेटवर्क्स को सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी हमने पढ़ा कि ये स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क से लेकर ग्लोबल इंटरनेट तक के हर लेवल पर यूज़ किया जा सकता है। कि जैसे मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया होता है और वो एक दूसरे से डाटा शेयर कर सकते हैं, हर चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन वगैरह उनके दरमियान में चलती है। अगर मैं इसके अंदर मज़ीद डिवाइसेस ऐड करती जाऊँगी तो मेरा जो ये नेटवर्क होगा ये एक्सपैंड होता जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे टीसीपी आईपी जो होते हैं ये नेटवर्क्स को ईजिली एक्सपैंड कर सकते हैं और फिर इन पर इंटीग्रेशन जो है वो भी पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद अगर इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो ये हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन को इंश्योर करते हैं, ठीक है, स्पेशली जो कम्युनिकेशन टीसीपी के थ्रू हुई होती है। अब टीसीपी पैकेट्स को सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करते हैं और एरर चेकिंग करता है और लॉस पैकेट्स को रिकवर करने के लिए रीट्रांसमिशन को भी हैंडल करता है, जिससे डाटा की इंटेग्रिटी और रिलायबिलिटी जो है ये मेंटेन होती है। उसके बाद इसकी चौथी करैक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारे पास मॉडुलैरिटी है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड कर देना। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स मॉडुलर है, मतलब ये कि इनका आर्किटेक्चर मल्टीपल लेयर पर बेस्ड है, जिसमें हर लेयर अपने स्पेसिफिक फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करते हैं। ये मॉडुलर अप्रोच नेटवर्क डिज़ाइन और मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करता है और कंपोनेंट को इजीली रिप्लेसेबल और अपग्रेड बनाता है। वर्सेटैलिटी की बात करें तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वर्सेटाइल हैं और वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं, जैसा कि डाटा ट्रांसफर करना, ईमेल, वेब ब्राउजिंग, फाइल शेयरिंग और रियल टाइम कम्युनिकेशन, ठीक है। इस वर्सेटैलिटी की वजह से ये प्रोटोकॉल्स हर तरह की एप्लीकेशंस और यूज़ केसेस के लिए सूटेबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग सिक्स वाली करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो है स्टैंडर्डाइजेशन। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्डाइज हैं, जिससे ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं। इसका रिजल्ट है कि टीसीपी आईपी बेस्ड सिस्टम को इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है और कंपैटिबिलिटी इश्यूज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक थी। सबसे पहले अगर करैक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारे पास क्या थी, हमारे पास ये इंटरऑपरेबिलिटी, यानी अगर हम इसके अंदर मज़ीद जो है वो अपने डिफरेंट किस्म के जो डिवाइसेस हैं उनके दरमियान में इजीली कम्युनिकेशन को स्टैंडर्ड करते हैं और पॉसिबल बनाते हैं। स्केलेबिलिटी थी, जिसमें यह था कि हम लोग अपने नेटवर्क को इजीली टीसीपी आईपी नेटवर्क जो होते हैं उनको एक्सपैंड कर सकते हैं, उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर रिलायबिलिटी थी कि हम लोग जो होते हैं अगर हमारे पास टीसीपी आईपी जो होते हैं हमारे डाटा ट्रांसमिशन को रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन को इंश्योर करते हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई पैकेट लॉस भी हो जाता है तो हम टीसीपी क्या करता है कि वो उस पैकेट को रीट्रांसमिट
ट्रांसमिट करके उसको हैंडल करके उस एरर को रिकवर भी कर लेता है। फिर मॉड्यूलैरिटी था, यानी डिफरेंट किस्म की लेयर्स पर बेस करता है ये प्रोटोकॉल। और फिर क्या करता है कि हर लेयर के जो अपने अपने फंक्शंस होते हैं, हर के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सबको हैंडल करता है, क्योंकि हम इन लेयर्स को डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। फिर वर्सेटैलिटी थी, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, ईमेल करते हैं, वेब ब्राउजिंग करते हैं, फाइल शेयरिंग करते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन थी, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल जो होते हैं ना, ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो TCP/IP की जो इंटरनेट पर जब हमारा इंटरनेट बना था तब से इसकी हिस्ट्री होती है, यानी इस प्रोटोकॉल सूट को इनिशियली ARPANET यानी जो हमारे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो कि 1960s में शुरू हुआ था। TCP/IP के डेवलपमेंट में लेनर्ड ग्लेनक, पॉल बर्न, विंटन सर्फ और रॉबर्ट जो है, इन जैसे जो थे डेवलपर्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। 1960s में ARPANET की डेवलपमेंट के दौरान जो था, ये कम्युनिकेशन, ये नेटवर्क कम्युनिकेशन का फाउंडेशन था। फिर 1970s, इसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो हम लोग इसको अभी के लिए स्किप कर देते हैं। नहीं हो आप लोगों के सामने नोट्स हैं, आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो TCP/IPs में लेयर्स भी होती हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी लेयर्स आ जाती हैं? सबसे पहले तो हमारी एप्लीकेशन लेयर आ जाती है, फिर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, फिर हमारी इंटरनेट लेयर आ जाती है और लिंक लेयर आ जाती हैं। ये 4 लेयर्स हैं जो हमारी TCP/IP के अंदर जो है वो इंक्लूड करती हैं। अगर मैं एप्लीकेशन लेयर की बात करूँ तो एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप लेयर है, ठीक है। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में सबसे टॉप लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर है। ये लेयर यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जो यूज़र्स और एप्लीकेशंस के बीच कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं। इसमें वेरियस प्रोटोकॉल, जैसे कि हमारा HTTP है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हमारा FTP है, हमारा SMTP है, हमारा DNS है, जिनको हम लोग आगे मज़ीद जाकर एक्सप्लेन करूँगी, ये हमारी एप्लीकेशन लेयर्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ये एप्लीकेशन लेयर से नीचे वाली लेयर होती है और ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। इसमें 2 प्रोमिनेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, TCP और UDP। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यानी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब TCP जो है ये रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन को इंश्योर करते हैं, जबकि UDP कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन और लो ओवरहेड डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करते हैं, यानी वायरलेस आप कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरनेट लेयर की बात करें तो इंटरनेट ट्रांसपोर्ट लेयर से नीचे वाली लेयर जो है वो हमारी इंटरनेट लेयर है और ये नेटवर्क कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल इंक्लूड होते हैं जो पैकेट को राउटिंग और एड्रेसिंग को हैंडल करते हैं, यानी IP एड्रेसिंग को हैंडल करते हैं। IP एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफायर्स प्रोवाइड करते हैं हर डिवाइस को इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद हम लिंक लेयर की बात करते हैं तो ये हमारी सबसे लास्ट वाली लेयर होती है और ये हार्डवेयर लेवल कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। इसमें हार्डवेयर एड्रेसेस यानी जो हमारा मैक एड्रेस होता है और फिर नेटवर्क डिवाइसेस को इंटरफेस जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल्स वगैरह इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये लेयर लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमारा इसी TCP/IP का नेक्स्ट की पॉइंट जो है वो हमारे पास TCP/IP एप्लीकेशन या इसके यूजेस आ जाते हैं। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का इस्तेमाल जो है वो कई अलग अलग पर्पसेस और एप्लीकेशंस में होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए तो TCP/IP प्रोटोकॉल्स इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए वाइडली यूज़ होते हैं। ये प्रोटोकॉल वेबसाइट को एक्सेस करने, ईमेल्स को सेंड करने, उन्हें रिसीव करने, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए जो है, जैसे कि वीडियोज़ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो होती है, रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है, इसके लिए यूज़ की जाती है। फिर वेब ब्राउजिंग के लिए भी TCP/IP प्रोटोकॉल जो कि हमारे पास HTTP का इस्तेमाल करते हैं, जो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है। जब आप वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है वेबसाइट के सर्वर से डाटा रिट्राइव करने और डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद है ईमेल कम्युनिकेशन, तो SMTP जैसे हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कह सकते हैं। अब उसके बाद POP3, IMAP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल,
TCP/IP प्रोटोकॉल्स की एग्जांपल हैं जो मोस्टली ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। SMTP ईमेल्स भेजने और रिसीव करने के लिए यूज़ होता है, जबकि POP3 और IMAP ईमेल्स को रिसीव करने के लिए, यानी SMTP जो है ये ईमेल को भेजने और रिसीव करने के लिए यूज़ होता है, जबकि हमारा POP3 जो है ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। ये बात याद रखनी है। उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र है, तो ये हमारे पास FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट के थ्रू। ये प्रोटोकॉल फाइल को सर्वर से क्लाइंट और या क्लाइंट से सर्वर में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। फिर नेटवर्क मैनेजमेंट भी इसका यूज़ है, यानी TCP/IP प्रोटोकॉल नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। इसमें प्रोटोकॉल्स शामिल होते हैं जैसे हमारे SNMP यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, जो नेटवर्क डिवाइसेस को मॉनिटर और उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास वॉइस ओवर IP यानी वो IP है। TCP/IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल जो है ये इंटरनेट जैसे सर्विसेज जैसे हमारे स्काइप है, हमारी व्हाट्सएप है, हमारी जूम है, इसमें होता है। ये प्रोटोकॉल रियल टाइम वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेट के थ्रू। फिर रिमोट एक्सेस की बात करें तो TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ रिमोट एक्सेस के लिए भी होता है, जैसे कि हमारे VPN है, हम VPN कनेक्शन है। अब VPN क्या है, ये अलाउ करता है कि यूज़र को सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेट के ऊपर, ताकि वो रिमोट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। ये सारी की सारी जो थी ये हमारी एप्लीकेशन थी या हमारे TCP/IP के इंटरनेट के ऊपर क्या क्या यूजेस हैं ये उस चीज़ के लिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल बात करूँ तो हमारा SMTP है, जो कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हमने ऑलरेडी इसकी एप्लीकेशन के अंदर डिस्कस किया था। बेसिकली ये क्या करते हैं, प्रोटोकॉल ईमेल को सेंड करने, उन्हें रिसीव करने के लिए, यानी सर्वर्स के बीच में क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उस चीज़ को हैंडल भी करते हैं। उसके बाद FTP है, ये भी हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स है। ये क्या करते हैं कि ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है इंटरनेट के थ्रू। अब ये प्रोटोकॉल फाइल को सर्वर से क्लाइंट या क्लाइंट से सर्वर में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास DHCP है, यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। अब DHCP नेटवर्क डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस और रिलेटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये प्रोटोकॉल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करने में भी हेल्प करता है। फिर टेलनेट है। टेलनेट क्या है, ये एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क डिवाइसेस को कंट्रोल और उनको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। टेलनेट के थ्रू यूजर्स एक रिमोट सिस्टम पर लॉगिन कर सकते हैं और कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। HTTP की बात करें तो ये वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है। ये प्रोटोकॉल वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन होते हैं उनको हैंडल करते हैं, जिससे यूज़र वेब पेजेस को रिट्राइव और डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यानी वेब ब्राउजिंग की बात करेंगे, इसके प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो हमारे पास HTTP ही आ जाता है। और अगर हमारे नेटवर्क डिवाइसेस को कंट्रोल और मैनेज करने की बात करेंगे तो हम लोग टेलनेट की बात करेंगे कि यूज़र जो है वो किस तरह से रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं और कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर हमारा DNS आ जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम को हम IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करते हैं। जब आप कोई किसी वेबसाइट का नाम एंटर करते हैं तो DNS सर्वर उस डोमेन नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप उस वेबसाइट का पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी डोमेन नेम सिस्टम हमारे बेसिकली IP एड्रेसेस को ट्रांसलेट करने को ही कहते हैं। इसके थ्रू भी हम लोग किसी न किसी वेबसाइट का नाम एंटर करते हैं तो हम DNS सर्वर से डोमेन नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं उससे हम लोग उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। फिर हम लोग SNTP की बात करते हैं तो ये सिंपल नेटवर्क प्रोटोकॉल टाइम प्रोटोकॉल होता है। ये नेटवर्क डिवाइसेस को एक्यूरेट टाइम पर सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। ये प्रोटोकॉल नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में जो एक्यूरेट टाइम होता है उनको सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है कि टाइमली हमारे जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस जो है वो सिंक्रोनाइज हो, यानी टाइमली इनके दरमियान में हमारी जो है वो प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन हो। उसके बाद इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट्स भी वही हैं जो हम लोगों ने इसकी करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादातर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसकी अगर इसकी बेनिफिट्स पूछते हैं या इसकी करैक्टरिस्टिक्स पूछते हैं तो आपने दोनों का आंसर जो है वो सेम लिखना है। TCP/IP के लिए भी कुछ चैलेंजेस हैं, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी कंसर्न, यानी TCP/IP प्रोटोकॉल ओरिजिनली डिज़ाइंड हुई थी विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एम्फासाइज ऑन सिक्योरिटी, यानी बगैर किसी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के ये डिज़ाइन हुई थी। इसका रिजल्ट ये था कि TCP/IP नेटवर्क वल्नरेबल हो सकते हैं वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट, जैसा कि हैकिंग के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए और डाटा ब्रीचेस के लिए। नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स और प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है TCP/IP नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए, लेकिन ये एक ऑनगोइंग चैलेंज जो है वो रखते हैं।
उसके बाद हमारे स्केलेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। अगरचे हमारे TCP/IP प्रोटोकॉल स्केलेबल हैं, लेकिन लार्ज स्केलर नेटवर्क मैनेज करना कम्प्लेक्स हो सकता है। जब नेटवर्क साइज और कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, तब नेटवर्क मैनेजमेंट, एड्रेसिंग और राउटिंग में भी चैलेंजिंग्स आते हैं, जो सही स्केलेबिलिटी को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी क्यूज आ जाते हैं। तो TCP/IP प्रोटोकॉल ओरिजिनली डिज़ाइन हुए थे विद बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मॉडल। मतलब कि हर पैकेट को डिलीवर करने का कोई गारंटी नहीं होता है। इसका रिजल्ट है कि नेटवर्क कंजेशंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट में चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली इन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में, जैसे हमारी वीडियो स्ट्रीमिंग है, हमारी रियल टाइम कम्युनिकेशन है इनमें। फिर हमारी आ जाती हैं एड्रेस एग्जैक्टिव। तो इसमें IP वेरिएंट 4 एड्रेसेस की लिमिटेड जो अवेलेबिलिटी होती है कि ऑनगोइंग चैलेंजिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर कम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो जब हम TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का जो आर्किटेक्चर है ये बहुत कम्प्लेक्स होता है। इसमें मल्टीपल लेयर्स और प्रोटोकॉल्स इंक्लूड होते हैं। इसका रिजल्ट है कि नेटवर्क डिज़ाइन, कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग में कम्प्लेक्सिटी आती हैं, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। उसके बाद पैकेट लॉस और लेटेंसी की बात करते हैं, तो TCP/IP नेटवर्क में पैकेट लॉस और लेटेंसी भी कॉमन चैलेंज होते हैं, स्पेशली इन लार्ज नेटवर्क्स और ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक टाइम। इसका रिजल्ट है कि रिलायबल और लो लेटेंसी कम्युनिकेशन को मेंटेन करना भी चैलेंजिंग हो सकता है। तो आज था ये हमारे पास लेक्चर TCP/IP का, ठीक है, हमारे आउटलाइन का सेकंड टॉपिक था, और होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसको अगर पेपर में लिखना पड़े तो आप लोगों ने इसके पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, देन इसकी करैक्टरिस्टिक्स, और इसकी करैक्टरिस्टिक्स के पॉइंट जिनमें हमारे पास क्या आ जाता है, हमारी इंट्रोपबिलिटी आ जाती है। उसके बाद हमारी स्केलेबिलिटी आ जाती है, हमारी मॉड्यूलैरिटी आ जाती है, हमारी वर्सटैलिटी आ जाती है, और हमारी जो है वो रिलायबिलिटी आ जाती है, और स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है। फिर हम लोगों ने इसको जो है वो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है अगर हमें याद हुई तो हम लिखेंगे, अदरवाइज हम इसको स्किप कर देंगे। फिर हम इसमें कौन कौन सी लेयर्स आती हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे हमारी एप्लीकेशन लेयर आ जाती है। उसके बाद हमारी आ जाती है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है। देन हमारी इंटरनेट लेयर आती है, और उसके बाद हमारी लिंक लेयर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस की। तो इसमें यूजेस में इंटरनेट कम्युनिकेशन है, हमारे वेब ब्राउजिंग में यूज़ करते हैं, ईमेल के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। फिर हमारी वॉइस ओवर IP है, रिमोट एक्सेस है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने इसके यूजेस के लिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जैसे SMTP है, FTP है, DHCP है, इंटरनेट टेलनेट है, HTTP है, DNS है, और SNTP है। ये इनके नाम से ही आप लोगों को इनकी डिटेल जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर वो इसके बेनिफिट्स पूछेंगे, तो इसके बेनिफिट्स में भी आपने वही पॉइंट लिखने हैं जो आप लोगों ने इसकी करैक्टरिस्टिक्स में लिखे थे। देन उसके बाद इसके चैलेंजिंग्स हैं, इसमें हमारी सिक्योरिटी कंसर्न जो था वो भी हमारा चैलेंज था, हमारी स्केलेबिलिटी इशू भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डिवाइसेस ऐड करते जाएंगे तो ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जाएगा। हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आ जाती हैं, हमारी एड्रेसिंग एग्जैक्टिव होते हैं जो आप वेरिएंट 4 की वजह से हैं। उसके बाद इसमें थोड़ी कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, पैकेट लॉस और लेटेंसी आ जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर TCP/IP पे, और मैंने इसको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, यानी जितने का जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो सारे के सारे में से कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ। थैंक यू।